मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं, प्रेम सिखाएं। साथियों, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। आप देश के इतिहास में देखिए, जब जब देश के सामने कोई कठिन समस्या आई है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्रहित में एक साथ आए हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हर विचारधारा के लोग एक साथ आए थे। उन्होंने देश के लिए एक साथ संघर्ष किया था। ऐसा नहीं था कि बापू के नेतृत्व में किसी व्यक्ति को अपनी विचारधारा छोड़नी पड़ी हो। उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कॉज को प्राथमिकता दी। आप इमरजेंसी को याद करिए, इमरजेंसी के दौरान भी देश ने यही एकजुटता देखी थी। और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभव किया था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित। और ये उद्देश्य ही सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। हां, मैं मानता हूं कि स्वार्थ का लिए, अवसरवाद के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना भी उतना ही गलत है। इस इंफॉर्मेशन एज में अब इस तरह का अवसरवाद सफल नहीं होता। और हम बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख भी पा रहे हैं। हमें अवसरवाद से दूर, लेकिन एक स्वस्थ संवाद को लोकतंत्र में जिंदा रखना है। साथियों, आपके यहां तो आपके हॉस्टल्स के नाम भी गंगा, साबरमती, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, झेलम, सतलुज जैसी नदियों के नाम पर है। इन नदियों की तरह ही आप सभी देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
अलग अलग विचार लेकर आते हैं और यहां मिलते हैं। आइडियाज की इस शेयरिंग को, नए नए विचारों के इस प्रवाह को अविरल बनाए रखना है, कभी सूखने नहीं देना है। हमारा देश वो महान भूमि है जहां अलग अलग बौद्धिक विचारों के बीच अंकुरित होते रहे हैं, विकसित होते रहे हैं और फलते भी हैं, फूलते भी हैं। इस परंपरा को मजबूत करना आप जैसे युवाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत आवश्यक है। इसी परंपरा के कारण भारत दुनिया का सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करे। कोई ये कह रहा है इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए। आप तर्क करिए, बात करिए, विवाद करिए, स्वस्थ चर्चा करिए, मनन मंथन करिए, संवाद, और फिर किसी परिणाम पर पहुंचिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी स्टेटस को स्वीकार नहीं किया था। और हां, ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रहे। साथियों, ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था, उनके पास एक विजन था। वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, गौरवपूर्ण तरीके से रखा। ये प्रतिमा उस ज्योति पुंज का दर्शन है जिसने गुलामी के लंबे कालखंड में खुद को, अपने सामर्थ्य को, अपनी पहचान को भूल रहे भारत को जगाया था, जगाने का काम किया था। भारत में नई चेतना का संचार किया था। साथियों, आज देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। विदेश में एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा था कि आप ऐसा पहनावा क्यों नहीं पहनते जिससे आप जेंटलमैन लगे। इस पर
स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो भारत के आत्मविश्वास, भारत के मूल्यों की गहराई को दिखाता है। बड़ी विनम्रता के साथ उन सज्जन को स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपके कल्चर में एक टेलर जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारे कल्चर में कैरेक्टर तय करता है कि कौन जेंटलमैन है। आत्मनिर्भर सोच और संस्कारों का निर्णय ये कैंपस बनाते हैं, आप जैसे युवा साथी बनाते हैं। साथियों, देश का युवा ही दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर्स है। हमारे युवा भारत के कल्चर और ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा सिर्फ भारत की पुरातन पहचान पर गर्व करने भर की ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भारत की नई पहचान गढ़ने की भी है। अतीत में हमने दुनिया को क्या दिया, ये याद रखना और ये बताना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी आत्मविश्वास के बल पर हमें भविष्य पर काम करना है। भारत 21वीं सदी की दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसके लिए इनोवेट करना हम सभी का दायित्व है। साथियों, हमारे युवा साथी जो देश की पॉलिसी और प्लानिंग की अहम कड़ी है, उनके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब क्या खुद में ही रमने का है क्या? अपने में ही मगन रहने का है क्या? तो इसका जवाब भी हमें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में मिलेगा। स्वामी जी से एक बार किसी ने पूछा, क्या संतों को अपने ही देश के बजाय सभी देशों को अपना नहीं मानना चाहिए? इस पर स्वामी जी ने सहज ही जवाब दिया कि वो व्यक्ति जो अपनी मां को स्नेह और सहारा न दे पाए, वो दूसरों की माताओं की चिंता कैसे कर सकता है? इसलिए हमारी आत्मनिर्भरता पूरी मानवता के भले के लिए है और हम ये करके दिखा रहे हैं। जब जब भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, तब तब उससे दुनिया को लाभ हुआ है। भारत की आत्मनिर्भरता में आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जुड़ी हुई है। पूरे संसार के कल्याण की सोच जुड़ी हुई है। साथियों, आज हर सेक्टर में किए जा रहे अभूतपूर्व सुधार आत्मनिर्भरता की भावना से किए जा रहे हैं। देश की जनता ने वोट के माध्यम से इन रिफॉर्म्स को समर्थन भी दिया है। आप सभी तो जेएनयू में भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का गंभीरता से विश्लेषण करते रहते हैं। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि भारत में रिफॉर्म्स को लेकर क्या-क्या बातें होती थी? क्या ये सच नहीं है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वामपंथी राजनीति की नर्सरी समझे जाने वाली जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और उपदेश बताते रहे हैं, मगर जेएनयू के किसी कार्यक्रम में यह उनकी पहली सहभागिता होगी। जेएनयू के कई छात्र व छात्र नेता खुलकर मोदी के विरोध में सामने आते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जेएनयू कई बार विवादों के घेरे में रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का वहां पर कार्यक्रम यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति को लेकर हो चुका है विवाद। 3 साल पहले इस मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ था। 2018 में काम पूरा हो गया था और तब से मूर्ति ढकी रही है। जेएनयू छात्रों ने लगातार मूर्ति के निर्माण को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हमले किए हैं। मूर्ति के लिए पैसा कहां से आया, इसको लेकर छात्रों ने कई बार सवाल उठाए। मूर्ति के साथ पिछले साल हुई थी छेड़छाड़। जेएनयू की छात्र राजनीति ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी, फिर चाहे वह कथित रूप से राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का मामला हो या फिर फीस बढ़ाने को लेकर हुई हिंसा। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर भी विवाद हो चुका है। पिछले साल नवंबर में कपड़े से ढकी विवेकानंद की मूर्ति आसपास पर और कैंपस में कुछ जगह नारे लिखे मिले थे। मूर्ति के नीचे कुछ अपशब्द भी लिखे हुए थे। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने कहा था कि अपशब्द बीजेपी के लिए लिखा गया था, जो गलत हरकत है। वही जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का कहना था कि यह काम एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने ही किया था ताकि फीस आंदोलन से ध्यान हट जाए। जेएनयू लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। 51 सालों के अपने इतिहास में जेएनयू छात्र संघ पर लेफ्ट दलों का ही कब्जा रहा है। एबीवीपी के हाथ गिनी चुनी सफलताएं लगती रही, मगर 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से स्थितियां बदलनी शुरू हुई। जेएनयू में सरकार की दिलचस्पी भी बढ़ी। जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत विरोधी नारे लगाए गए। एबीवीपी बाद के सालों में जेएनयू के भीतर और मुखर होती चली गई। जेएनयू का किला भेदने की कोशिश बीजेपी सालों से करती रही है। विवेकानंद के सहारे नए अंदाज में वही कोशिश होगी। मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी के हाथों होना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बीजेपी एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। पहले तो जेएनयू में लेफ्ट का प्रभाव कम करना और दूसरा पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी उसकी नज़र है।